हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, हमने कल काव्य खंड में से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी कविता वे आंखें की थी। हमने उसके 4 पहरे किए थे। आज हम 5वां पहरा करेंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि सुमित्रा नंदन पंत इस कविता में किसानों की बुरी हालत के बारे में बता रही हैं कि कैसे किसान जो है कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति जो है, उनकी जो कंडीशन है वो वैसे की वैसे ही है। क्यों? क्योंकि जो उच्च वर्गीय हैं, जो महाजन लोग हैं, वो उनको दबाकर रखते हैं, किसानों का शोषण करते आ रहे हैं। जो उनका हक बनता है वो हक उनको नहीं मिलता। तो जैसे कि हमने जो कल लास्ट पैरा छोड़ा था, हमने बताया था कि कैसे जमींदारों के जो व्यक्ति रखे हुए आगे लठेत लठेत जिसके पास लठ होती हैं, उन्होंने कैसे उसके एक जवान बेटा था किसान का, उसको मार दिया था। ठीक है। तो इससे क्या है, किसान की कमर और भी टूट गई। इसका मतलब क्या होता है कि जब उसका जीवन का सहारा, उसके जन्म का सहारा जो है वो चला जाए इस दुनिया से, तो वो खुद क्या है, अंधेरे में चला जाता है। क्योंकि क्या है, बच्चे ही हमारी आशा की किरण होते हैं। तो उसका जवान बेटा जो था वो मारा गया था। इससे क्या है, किसान के जीवन में और भी अंधेरा आ गया था। तो आज हम अगला पहरा कर देंगे कि बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कोड़ा कोड़ी छोड़ी, रह रह कर आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरखों की जोड़ी। तो इसमें क्या है, महाजन। महाजन कौन होते हैं? ऋणदाता, यानी कि जो ऋण देती हैं। ठीक है। और कहते हैं कि ना, कौड़ी, कौड़ी मतलब एक पैसा, एक पैसे को कौड़ी बोलती हैं। आंखों में चुभना, आंखों में चुभना का मतलब क्या होता है? बुरा लगना, किसी को अच्छा नहीं लगना। फिर है कुर्क। कुर्क क्या होते हैं? संपत्ति को जब्त कर लेना, यानी कि अपने अधीन कर लेना उसको। और एक किस्म की नीलामी को भी कह सकती हैं। बरगों की जोड़ी, बरगों मतलब बैल की जोड़ी। तो अब कहते हैं बिका दिया घर द्वार। अब इसमें कवि क्या कहना चाहती हैं? कवि ने किसानों की दुर्दशा यानी कि बुरी हालत को, उसकी बुरी हालत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान हमेशा से ही महाजनों के ऋण से दबा हुआ रहा है। यानी कि ये महाजन लोग क्या करते हैं, ये गरीब लोगों को, किसानों को ऋण देते हैं, और इस ऋण के चक्कर में क्या होता है, किसान लोग जो है वो दब जाती हैं। तो कहते हैं कि चाहे भारत की गुलामी का समय हो या आजादी का, महाजन ने तो अपना क्या करना, पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार तक नीलाम करवा ही देनी है। मतलब क्या है कि चाहे आजादी से पहले की बात हो या आजादी के बाद, किसान लोग जो हैं वो बेचारे वैसे ही ऋण लेते हैं, जमींदारों से, महाजनों से ऋण लेते हैं। और इस ऋण के चक्कर में महाजन लोग क्या करते हैं, किसानों का जो घर होता है, उसके जो खेत के टुकड़े होते हैं उनके पास, वहां वो तक बिकवा देते हैं। कहते हैं रह रहकर आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। कहते हैं कि जो किसान के पास बैल होती हैं, बैलों की जोड़ी होती है, वो भी उनको फूटी आंख नहीं सुहाती। वो भी, उनकी आंखों में एक किरकिरी होती है ना, जैसे चुभती रहती है, वैसे ही वो क्या करते हैं, वो बैलों की जोड़ी भी महाजन के आंखों में चुभती रहती है, उसको अच्छी नहीं लगती। और वो क्या करते हैं, वो बैलों की जोड़ी तक को नीलाम करवा देती हैं। यानी कि जो किसान ने ऋण लिया होता है, अगर वो ऋण उसका नहीं चुका पाता, तो वो क्या करते हैं महाजन, उसका घर, उसके पास जो जमीन का टुकड़ा होता है वो तो बिकवा ही देते हैं, साथ में जो उनके पास बैल होती हैं, बैलों की जोड़ी होती है जिससे वो क्या करते हैं, खेत जोतते हैं, वो भी क्या करते हैं, उसका जब्त कर लेते हैं, उसको अपनी अधीन कर लेती हैं। तो क्या है, आज भी उस चीज को देखकर कवि के मन में पीड़ा उठती है, कवि का मन जो है वो दुखी होता है। फिर उजरी उसकी सिवा किसे कम, पास दुहाने आने देती, वह आंख में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब क्या है कि किसान के पास एक गाय है, सफेद गाय है।
ठीक है, जिसे वो क्या करता कहता है उजरी। गाय का नाम उसने क्या रखा हुआ है, उजरी रखा हुआ है। वो प्यार से उस गाय को उजरी बोलता है, क्योंकि वो सफेद रंग की होती है, ठीक है, इसीलिए उसको उजरी बोलती हैं। तो गाय भी क्या है, अपना दूध दोहने के लिए वो किसी और को अपने पास तक नहीं आने देती। सिर्फ किसान ही उसके दूध को दूह सकता है, ठीक है। तो कहते हैं आज वह गाय भी बिक गई। क्यों बिक गई? क्योंकि वो अपना जो ऋण है वो नहीं उतार पाए, और महाजन ने उसके बैलों की जोड़ी के साथ साथ उसकी गाय को भी जब्त कर लिया। कहते जो उसके पास सुख की खेती थी। अब किसान लोगों के पास उसका सुख क्या है, छोटा सा घर है, दो बैलों की जोड़ी है, ठीक है, एक गाय है, छोटा सा कोई खेती का टुकड़ा है, सब उन्होंने जब्त कर लिया है। यानी कि जो खुशी थी किसान के पास थोड़ी सी, वो भी महाजन लोग से देखी नहीं गई, और वो भी उसको नीलाम कर दिया। फिर है कि उसकी धन संपदा जो उसने इतनी मेहनत से बनाया था सब बिक गया। अब ये सारा जो सीन है, सारा जो दृश्य है, अब उसकी आंखों के सामने नाचा करता है, और अर्थात वो स्मृति बनकर, याद बनकर अब भी उसको वो सुख तो लगती है, लेकिन वो सारा सुख चला गया। अब भी क्या करता है किसान जो है, उस चीज को याद करता है कि कैसे उसके पास बैलों की जोड़ी ही थी, कैसे उसके पास एक गाय थी जिसे वो उजरी कहता था, ठीक है, कैसे उसके पास एक जमीन का टुकड़ा था। तो सब बातें उसके जहन में चलती ही रहती हैं, उसके दिमाग में चलती ही रहती हैं, ठीक है। वो स्मृति बनकर उसको याद, स्मृति मतलब याद, उसकी स्मृति बन गई है, उसकी याद बन गई है, और उस याद को याद करके, यानी कि उस स्मृति को याद करके वो क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ के पास है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो वो जो सारा सुख है वो तो चला गया है। अब जो अगला है कि बिना बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध में बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब इसमें किसान क्या कहते हैं, पहली बात तो कवि जो है किसानों को देखकर बहुत ही दुखी है। किसान का, कवि की जो मन है, कवि का जो मन है वो उसकी किसान की दुर्दशा को देखकर रो रहा है, और वो इस कविता के माध्यम से अपना दुख व्यक्त कर रहा है। अब कहते हैं बिना दवा दर्पण के, दवा दर्पण मतलब दवा, मेडिसिन, इसके घरनी, घरनी मतलब उसकी पत्नी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूधमुई, दूधमुई मतलब दूध पीने वाली छोटी बच्ची, दूधमुई उसको बोलते हैं जो छोटा बच्चा होता है जो दूध पीता है। पतोहू, पतोहू मतलब पुत्र वधु, यानी कि पुत्र की वाइफ। अब अभी कवि कहते हैं कि अभी भी किसान के जो दुख है उसका अंत नहीं हुआ है, अभी भी क्या है, देखो अब तक किसान ने क्या है, अपना बेटा खो दिया है, ठीक है, उसके पास जो बैलों की जोड़ी है वो भी चली गई है, गाय है वो भी चली गई है, ठीक है, उसका घर बार भी बिक गया है, लेकिन अभी भी किसान के दुखों का अंत नहीं हुआ है। कैसे? कहते किसान की सारी संपत्ति महाजन ने ले ली, ठीक है, उसके बाद भी उसके घर में धन का अभाव होने के कारण, धन की कमी होने के कारण वो क्या है, उसकी जो पत्नी की मृत्यु के उपरांत वह उसकी दूध पीने वाली भी छोटी बच्ची वो भी चल बसी, क्योंकि छोटी बच्ची को क्या है, दूध नहीं मिला, उसकी माँ को क्या है, दवा नहीं मिली, तो दवा के अभाव से वो क्या है, वो उसकी डेथ हो गई, और छोटी बच्ची भी जो है उसको दूध नहीं मिला, तो और उसको उचित पालन पोषण नहीं मिला, तो वो भी चल बसी। इस प्रकार जो मुसीबतें थी वो किसान के जीवन में आती ही गई। किसान का बेटा चला गया, पत्नी व बेटी तो काल के ग्रास बन ही चुके थे, यानी कि उसको तो उनकी भी डेथ हो चुकी थी। अब केवल घर में एक पुत्र वधु थी, पुत्र वधु मतलब बेटे की वाइफ थी, ठीक है। अब और उस पर भी पति की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था कि इसने ही अपने पति को मरवाया है, यानी कि किसान के जो दुखों का अंत अभी नहीं हुआ था, उसकी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी। क्यों? पहले उसकी पत्नी चली गई, फिर उसके जो धन संपदा थी वो चली गई, उसकी जो बेटी थी वो भी चली गई, और अब जो पुत्र वधु रह गई थी सिर्फ उसके घर में। अब पुत्र वधु भी क्या है, उस पर भी आरोप लगा रहे थे, सभी इल्जाम लगा रहे थे कि इसने ही अपने पति का वध
करवाया होगा, इसने अपने पति को मरवाया होगा। तो जो उसको पहले घर की लक्ष्मी कहा जाता था, ठीक है, अब वो सबकी नजरों में क्या बन गई है कि अपने पति को मारने वाली बन गई है। तो कहती हैं, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब देखो बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि सभी लोगों ने उसको क्या समझा, अपने पति को मारने वाली समझा, ठीक है। जो कभी बहू घर की लक्ष्मी कहलाती थी, आज लोगों ने उसको मारने वाली समझ लिया है, कि अपने पति का कत्ल करने वाली समझ लिया है। तो उसने भी क्या किया, उससे भी एक दिन क्या किया, कोतवाल ने, कोतवाल कौन होता है, जो जेल में उसमें थाने में होते हैं कोतवाल, ठीक है। उसने क्या किया, उसने उसको पकड़कर, उसकी पत्नी को पकड़कर, किसकी, जो लड़का मर गया था उसकी वाइफ को पकड़कर उसने क्या किया, उससे इसका जबरदस्ती की। अब इस चीज को वो सहन नहीं कर पाई, क्योंकि ये सब एक चाल थी। किसकी चाल थी, महाजनों की चाल थी। उन्होंने कोतवाल को भेजा कि उसकी जो बहू है उसने ही अपने बेटे को मारा है। कोतवाल उसको पकड़कर धोखे से ले गया और उसने उसके साथ जबरदस्ती की, और उसके बाद वो जो लड़की थी, जो उसकी बेटे की बहू थी, वो इस चीज को सहन नहीं कर पाई और उसने क्या किया, कुएं में डूबकर अपनी जो जान है वो गंवा दी, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने कुएं में डूब मरी। अब क्या है, किसान का सब कुछ लुट चुका था, उसके पास जो एक समझो एक परिवार में पुत्र वधू रह गई थी, वो भी लोगों की नजरों का सामना नहीं कर पाई और वो भी डूब गई। तो इसने, अब किसान का सब कुछ लूट चुका था, अब उसके दुखों का कोई अंत नहीं था। तो अगला जो है पहला वो है, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। अब कहती हैं पैर की जूती, पैर की जूती किसको कहते हैं, जिसका तिरस्कार किया जाता है, जिसका अपमान किया जाता है। जोरू, जोरू बोलते हैं पत्नी को। फिर है सुध, सुध का मतलब याद, और सांप लौटना मतलब जलन होना। छाती फटना, छाती फटना का मतलब बहुत ज्यादा दुख होना। तो अब इसमें कवि कहते हैं कि पत्नी को आमतौर पर जूती के समान तुच्छ समझा जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि एक न रही तो दूसरी आ जाएगी, ऐसे होता है, कई लोगों की सोच ऐसी होती है, ठीक है। वो पत्नी को वो सम्मान, वो दर्जा नहीं देते, ठीक है। वो सोचते हैं कि पत्नी का क्या है, एक गई तो दूसरी आ जाएगी। ये कई कई की सोच होती है, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। कईयों के घर में तो क्या है, पत्नी को बराबर का दर्जा दिया जाता है, लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई घरों में आज भी देखने को मिलता है कि वो पति जो है अपनी पत्नी का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, जो कि गलत बात है। तो कहते हैं उसकी मानसिकता के चलते किसान क्यों अपनी पत्नी को भूलने का प्रयत्न करता है, यानी कि लोग उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मर गई तो एक नहीं तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन किसान जो है अपनी पत्नी की तो फिर भी भूलने का प्रयत्न करता है। वो कोशिश करता है कि वो अपनी पत्नी को भूल जाए, लेकिन अपने जवान बेटे की वो मौत को कैसे भूल जाए, जो जवान बेटा उसका मारा गया है उसको कैसे भूल जाए। उसको याद कर करके उसकी छाती फटती है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। अपने बेटे की मृत्यु का बहुत ज्यादा दुख होता है। वाइफ का इतना इसको दुख नहीं है जितना उसको अपने जवान बेटे के जाने का दुख है। अब जो उसका दुख है वो असहनीय हो जाता है, सहन नहीं कर पा रहा किसान, ठीक है। फिर है पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है आती, त्रुत शून्य में गड़वे चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब इसमें क्या है, चितवन, चितवन मतलब दृष्टि, उसको देखना। अब कहती हैं कवि जो कहती हैं कि उसको अपने अतीत का याद आ रहा है, जो पास्ट है वो उसको याद आ रहा है, और कुछ देर के लिए किसान की आंखों में खुशी दिखाई देती है। कौन सी खुशी, कि वो पहले कैसे होते थे, उनके घर में उसका बेटा था, पुत्र वधू थी, छोटी बच्ची थी, वाइफ थी, सब था।
ये सोचकर उसकी आंखों में खुशी आती है, लेकिन अगले ही पल वो उसकी खुशी जो है वो दुख में बदल जाती है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है। अब भी कई बार हम क्या करते हैं, हम बैठे होते हैं, उदास मन से बैठे होते हैं, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो हमारे पास्ट में बहुत अच्छी हो चुकी होती हैं, उसकी याद अभी भी हमारे दिमाग में होती है। तो जब हम उसको सोचते हैं और इमेजिन करते हैं, तब क्या है, हमारे चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती है। लेकिन तुरंत ही जैसे हम वर्तमान में लौटते हैं, तो जब हमें पता लगता है कि हमारे साथ ये बीत चुका है, तो फिर से वही दुख के बादल आ जाते हैं। कहते हैं कि जबकि दुखों का तो कोई अंत नहीं है बेटा, ठीक है। सुख जो होते हैं उसकी चमक क्षणिक होती है, क्षणिक मतलब पल भर के लिए होती है, और दुख का कोई अंत नहीं होता। खुशी आती है, एक सेकंड के लिए आती है, लेकिन क्या है, दुख जो है उसका कोई अंत नहीं था किसान की लाइफ में। तो इस प्रकार किसान के जीवन में क्या है, सिर्फ निराशा है, दुख है, वो हताश हो चुका है, और कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारा बेटा जो कविता थी वो थी। अब मैंने इसके सारे जो स्टेंजा हैं वो पढ़ लिए हैं। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइए। तो बच्चों, हम प्रश्न उत्तर इसके कल करवा देंगे, क्योंकि आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। आप इसको अच्छे से देखना, समझना, ठीक है। और मुझे लगता तो है कि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकती हैं। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम कल करवाएंगे। धन्यवाद।